नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अक्षय राणा। दोस्तों, अक्सर ही हमने कई पुनर्जन्म के किस्से कहानियों के बारे में सुना होता है और कई फिल्में भी देखी होती हैं, पर इन अद्भुत कहानियों में कोई सच्चाई है या ये महज एक मन की उपज है? क्या किसी का पुनर्जन्म सच में हो सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने दुनिया भर में ऐसी 10 सच्ची घटनाओं के केसेस को उठाया है, जिनके बारे में और विस्तार से जानने के लिए चलते हैं अपने इंट्रो की ओर। नंबर 10, अ बेबी रिबॉर्न। नंबर 10 का केस यूएसए की एक महिला और उसके बेटे का है। जब यूएसए की रहने वाली लीजा नाम की एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने केविन रखा। शुरू में सब ठीक होता है, पर केविन जब 16 महीने का होता है तब उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती है, जिस पर लीजा उसको लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहां पता लगता है कि नन्हे केविन के लेफ्ट पैर और राइट कान में ट्यूमर है और साथ ही साथ उसकी राइट आंख में कुछ खून के थक्के हैं, जिसके कारण उसकी आंख भी कुछ हद तक डैमेज है। इसके बाद केविन की बायोप्सी होती है और कीमोथेरेपी चलती है, पर डॉक्टर्स केविन को नहीं बचा पाते और उसकी मृत्यु हो जाती है, जिस कारण लीजा डिप्रेस हो जाती है और उसकी शादी भी टूट जाती है। पर कुछ समय बाद लीजा फिर से शादी करती है और इस बार उसे 2 बच्चे होते हैं, एक लड़की और एक लड़का। और लीजा अपने बेटे का नाम पैट्रिक रखती है और अचानक पैट्रिक से लीजा को केविन जैसा ही एक कनेक्शन महसूस होता है। जब पैट्रिक थोड़ा और बड़ा होता है और बोलने लायक होता है, तो लीजा नोटिस करती है कि पैट्रिक के लेफ्ट पैर में केविन की तरह ही लंगड़ापन मौजूद था और उसके राइट कान पर भी केविन की तरह ही बिल्कुल उसी जगह पर एक लंप या घूमड़ मौजूद थी। और उसके साथ ही साथ उसकी राइट आंख भी खराब थी। और हद तो तब हो गई जब पैट्रिक खुद को केविन का पुनर्जन्म बताता है और वो अपनी माँ को केविन से जुड़ी सारी बातों के बारे में बताता है, जैसे कि उनका पुराना घर कैसा दिखता था और उनके पुराने फैमिली डॉग के बारे में, जो अब उनके साथ नहीं था। ये सब देखकर और सुनकर लीजा हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि पैट्रिक ही केविन का पुनर्जन्म है। नंबर 9, ओलिविया हु लिव्ड बिफोर एज डेजी। ओलिविया एक 2 साल की बच्ची थी जो अपनी माँ के साथ इंग्लैंड में रहती थी। एक बार जब ओलिविया और उसकी माँ शाम के समय एक पार्क में वॉक कर रहे थे, तो ओलिविया की माँ ने मजाक में उससे पूछा, ओलिविया बताओ क्या टाइम हो रहा है? तो ओलिविया ने कहा, 7 बजे हैं सन 1787 में। उसकी माँ ने थोड़ा सोचा और फिर इग्नोर कर दिया। फिर एक दिन ओलिविया अपनी माँ के पेट की ओर इशारा करके बताती है कि उसके पेट से सारी हवा निकलने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। उसकी माँ को कुछ भी समझ नहीं आता और वो सोचते हैं शायद ओलिविया को भूख लगी है, इसी कारण वो ऐसा बोल रही है। फिर एक दिन जब ओलिविया नींद से उठती है, तो फिर से वो अपनी माँ से सन 1787 का जिक्र करती है, जिस पर उसकी माँ उससे पूछती है क्या उसको उस समय का कोई गाना याद है। तब वो अपनी माँ को लंदन ब्रिजेस फॉलन डाउन नाम की एक पोयम सुनाती है, जो उसने कभी नहीं सीखी थी और उसको ये पोयम पूरी याद थी। और आश्चर्य की बात ये थी कि ये पोयम सन 1744 में पब्लिश हुई थी और सन 1800 तक चलन में थी। उसकी माँ के और पूछने पर ओलिविया ने बताया कि उसकी मौत 30 साल की उम्र में भूख के कारण हुई थी। फिर जब ओलिविया 4 साल की हुई, तो उसने अपनी माँ को कहा कि पिछले जन्म में उसका नाम डेजी रॉबिन्सन था और उसकी माँ का नाम कीटी था। उसका कहना था कि उनके पास घोड़े थे उस वक्त में, और उस समय जो सिक्के चलते थे उनके कोने थोड़े उभरे होते थे और बीच में उन पर राजा की फोटो छपी रहती थी। और जब उसकी माँ ने इंटरनेट पर सन 1787 के सिक्के देखे, तो वो ओलिविया की बातों से मेल खा रहे थे। यही नहीं, जब ओलिविया की माँ ने कई सारे अलग अलग समय के सिक्कों को उसके सामने रखा और उस समय के सिक्कों को पहचानने के लिए कहा, तब ओलिविया ने सन 1787 के सिक्कों को पहचान लिया। और सिर्फ 1787 के ही नहीं, बल्कि उसने उस समय के राजा किंग जॉर्ज III के समय के सभी सिक्कों को पहचाना और कहा उसे ये सिक्के अच्छे से याद हैं। एक 4 या 5 साल के बच्चे के लिए इतनी बारीकी से चीजों की इतनी समझ होना असंभव था। इसी कारण इस रहस्यमयी घटना पर एक रिसर्च की गई थी, जिसे जिम बी टकर, जो कि एक चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट, पुनर्जन्म के विशेषज्ञ के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में साइकाइट्री के प्रोफेसर थे, उन्होंने कंडक्ट किया और उन्होंने पाया कि ओलिविया एकदम सच बोल रही है।
नंबर 8, जेम्स द वर्ल्ड वॉर II वेटरन। ये बात है सन 2000 की, जब यूएसए के ल्यूजियाना के रहने वाले जेम्स को अपना पिछला जन्म याद आने लगा, जब वो केवल 2 साल का था। वो अक्सर एक बात को दोहराता रहता था, एयरप्लेन क्रैश, प्लेन ऑन फायर, मतलब प्लेन क्रैश हो रहा है आग लगने के कारण। इसके बाद जेम्स को बेहद ही बुरे सपने आने लगे, जिनके कारण वो रात को नींद से उठ जाता था और उसके सपनों में अक्सर उसे एक प्लेन क्रैश होता दिखाई देता था। जब जेम्स 2.5 साल का हुआ तो उसने बताया कि वो पिछले जन्म में यूएस एयरफोर्स का एक पायलट था, जिसे जापानीज फौज द्वारा मार गिराया गया था। उसने अपने माता पिता को ये बातें बेहद ही डिटेल में बताई थी, जिसमें उसका कहना था कि पूर्व जन्म में भी उसका नाम जेम्स ही था, और जब उसका प्लेन एक यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ा जिसका नाम नाटोमा था, तो उड़ान के बाद उसे जापान के एक आइवोजिमा नामक स्थान पर मार गिराया गया था, जहां उसका प्लेन क्रैश हुआ था। जब उसके पेरेंट्स ने उससे पूछा क्या उसे उस समय के किसी और साथी का नाम याद है, तो उसने कहा हाँ, उसे अपने एक दोस्त का नाम याद है जिसका नाम उसने जैक लार्सन बताया। और जब जेम्स के पिता ने इस पर थोड़ा रिसर्च किया तो पाया कि वर्ल्ड वॉर II के दौरान यूएस नेवी के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसका नाम नाटोमा बे था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि जेम्स ने बताया था। थोड़ी और रिसर्च करने पर पता लगा कि उस शिप पर जापान से लड़ते वक्त एक शख्स और भी मौजूद था जिसका नाम था जैक लार्सन। इस सब से प्रभावित होकर जेम्स के पिता ने जब उसे आइवोजिमा की जंग की कुछ फोटोज दिखाई तो उनमें से एक जगह को जेम्स ने पहचान लिया और बताया कि इसी जगह पर उसका प्लेन क्रैश हुआ था। इसके कुछ समय बाद जेम्स के पिता को पता चला कि जैक लार्सन उस युद्ध में जीवित बच गए थे और आज भी जिंदा हैं। तो वो सच का पता लगाने के लिए उनसे मिलने गए। तब उनसे मिलकर जैक लार्सन ने बताया कि नाटोमा बे पर केवल 8 पायलट थे, जिसमें से केवल एक ही पायलट की उसमें मौत हुई थी, जिसका नाम उसने जेम्स हस्टन बताया। और जब उन्होंने वो प्लेन हादसे वाली तस्वीर उसे दिखाई तो जैक लार्सन ने माना कि बिल्कुल उसी जगह पर उसके दोस्त जेम्स हस्टन का प्लेन क्रैश हुआ था। ये सब सुनकर उसके पिता हैरान रह गए थे। और बस यही नहीं, जेम्स ने अपने पिछले परिवार के बारे में भी कुछ बातें बताई थी, जैसे कि उसके 2 भाई बहन थे और उनकी उम्र कितनी थी, और उसके पिता एक शराबी थे। जब उसकी माँ ने ये बातें उसके पिछले जन्म की बहन से पूछी जो जिंदा थी और 91 वर्ष की थी, तो उन्होंने बताया कि ये सब बातें सच थी। नंबर 7, द रीइंकार्नेशन ऑफ अ थाईलैंड गर्ल। ये कहानी है थाईलैंड में रहने वाली 5 साल की एमपेन नाम की छोटी बच्ची की, जो ठंड की एक सुबह नींद से जागी और जोर जोर से रोने लगी। जब उसकी माँ उसकी तरफ दौड़ी और पूछा बेटा क्या हुआ, तो एमपेन बोली मुझे अपने घर जाना है, और इसी बात को दोहराने लगी। जो लड़की आज तक कभी भी अपने समुदाय से बाहर नहीं गई थी, वो कौन से दूसरे घर जाना चाहती थी। उसकी माँ सोचने लगी और उसके बारे में उससे पूछा, तो एमपेन ने बताया कि वो इससे पहले बोहोम नाम के एक गांव में रहती थी। मानो जैसे कई अजीब सी यादें एमपेन के पास दौड़कर वापस आ गई हों। उसने दावा किया कि ये उसका दूसरा जन्म है। इससे पहले यानी पिछले जन्म में उसका नाम सोमवोंग था, जो कि पूर्व जन्म में डेंगू के बुखार के कारण मर गई थी, और उसकी मृत्यु के बाद वहां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ के लोगों ने उसकी बॉडी को एक वैन में डाला और वहां से ले जाने लगे। तब उसकी आत्मा वहीं थी और उसने उस वैन का पीछा करना शुरू कर दिया ताकि वो वापस अपने शरीर में प्रवेश कर सके, और वो कई मीलों तक उस वैन का पीछा करती रही, पर वो वैन को नहीं पकड़ सकी। और इससे परेशान होकर वो एक घर के सामने जाकर बैठ गई, जहां अपने घर की सीढ़ियों पर एक गर्भवती महिला झाड़ू लगा रही थी, और वो उसी घर के बाहर ही सो गई। पर जब उसकी नींद खुली तो उसने पाया कि उसका जन्म उसी गर्भवती महिला की बच्ची के रूप में वापस हो गया है। एमपेन की मां ने उसकी कहानी को कोरी कल्पना मानकर उसे टाल दिया और बाद में उसकी कहानी को भुला दिया। पर 3 साल बीतने के बाद जब एमपेन 8 साल की हो गई, तब एमपेन के परिवार को एक त्योहार के कारण बोहोम गांव में जाना पड़ा। और वहां पहुंचने के बाद एक बार फिर से एमपेन के दिमाग में एक यादों की लहर सी दौड़ गई, और अचानक से वो अपने घर वालों को वहां के रास्ते बताने लगी और उन्हें लेकर अपने पुराने घर पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने किसी को आवाज लगाई और एक औरत बाहर निकल कर आई। उसे देखकर उसने माँ कहकर उसे गले लगा लिया। उस औरत ने जब पूछा तो उसने बताया कि वो उसकी बेटी है, जो 8.5 साल पहले मर गई थी। और आश्चर्य की बात यह थी कि उस औरत ने यह माना कि सच में कुछ साल पहले उसकी बेटी डेंगू बुखार से एक हॉस्पिटल में मर गई थी और उसका नाम सोमवोंग था। इसके बाद एमपेन ने उस औरत से एक ताबीज़ के बारे में पूछा जो सोमवोंग हमेशा पहनती थी,
तब उसकी पूर्व माँ ने बताया कि उसके जाने के बाद वो ताबीज़ भी नहीं मिल सका। तब एम्पेन ने उस ताबीज़ का पता बताया और वो उसकी बताई जगह पर ही मिला। तब से वो ताबीज़ एम्पेन के पास ही है और आज भी ये दोनों परिवार आपस में मिलते जुलते रहते हैं। नंबर 6, अ बॉय बिकेम मॉन्क। सन 1991 में यूएसए के सिएटल में जन्मे महज 2 साल के सोनम वांगडू को एहसास हुआ कि वो तिब्बतन धर्मगुरु देनजोंग रिनपोंचे वन के चौथे पुनर्जन्म है। और ये एहसास कई संकेतों से मिलकर बने थे, जो कि इस बच्चे के पैदा होने से पहले से इकट्ठे हो रहे थे। क्योंकि पैदा होने से पहले ही उनकी माँ को कई सपने आते थे, जिनमें वो डेंजोंग रिनपोंचे थर्ड को देखती थी, जो उनके आने वाले बच्चे को अगला धर्मगुरु बताते थे। और सिर्फ यही नहीं, मरने से पहले धर्मगुरु रिनपोंचे थर्ड ने साल 1987 में ही बता दिया था कि उनका जन्म दोबारा होगा और वो अगला जन्म यूएसए के सिएटल नामक शहर में लेंगे। और सन 1996 में महज 5 साल की उम्र में सोनम वांगडू ने अपनी फैमिली को हमेशा के लिए छोड़ दिया और मोनेस्ट्री की मदद से वो काठमांडू में तिब्बतन बुद्धिज्म की पढ़ाई करने चले गए, ताकि वो वहाँ के मॉन्क्स के बीच में रहकर और अच्छे से सीख सकें। और कुछ समय बाद ही वो वहाँ के प्रमुख बन गए। सन 2016 में 20 साल बीतने के बाद जब एक अमेरिकन अखबार सिएटल मैट ने इस पर एक रिपोर्ट बनाई, तो वो नेपाल जाकर सोनम से मिले और उन्होंने पूछा कि वो और कितना समय यहाँ नेपाल में बिताना चाहेंगे। तो एकदम शांत और स्थिर चेहरे के साथ उन्होंने जवाब दिया, बहुत समय, मैं यहाँ काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला हूँ। और ये सब बातें सच साबित हुई, क्योंकि सोनम अब 32 वर्ष के हैं और रिनपोचे 4 के रूप में वहाँ विराजमान हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करने का समय हो गया है। वीडियो काफ़ी लंबी होने की वजह से मैंने इसे 2 भागों में बनाया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम ऐसा ही और कंटेंट लाते रहें। वीडियो का पार्ट 2 आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए रेड ड्रैगन चैनल को। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।